टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो अपलोड की जा रही है, ग्रामर का गेस्ट पेपर हूबहू आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे उसी का ये गेस्ट पेपर है। आपको ये सीरीज अगर कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ग्रामर की वीडियो आपको पर डे मिलती रहेगी, तो आपका ग्रामर अगर अभी तक तैयार नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। बस एक एक पॉइंट को पूरा ध्यान से सुनिएगा। ग्रामर में जितने भी आपके सिलेबस दिए गए हैं टीजीटी इंग्लिश के, उन सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का कलेक्शन है और हूबहू क्वेश्चंस आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे एग्जाम में जैसा कि आप गेस्ट पेपर में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जहाँ होगा विश्लेषण की आवश्यकता वहाँ विश्लेषण भी किया जाएगा। तो टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल पे जो है आपको ग्रामर की जो है सीरीज जो है अब फटाफट देखने को मिलेगी। तो फटाफट रिवीजन करना हो, ध्यान दीजिएगा। अगर ग्रामर अभी तक आपको नहीं समझ में आया या नहीं पढ़े हैं, कोई टेंशन नहीं, बस आप सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा और कंटिन्यू नोट डाउन करते चलिएगा, तो आपको कम समय में बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। बाकी लिटरेचर की सीरीज आपको मिलती रहेगी। चैनल पर अगर पहली विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि विच काइंड्स ऑफ फॉर्म्स आर, यहाँ पे बताना कोरिक एंड मोनोडिक, यानी कि कोरिक और मोनोडिक हैं। किस प्रकार के रूप को कोरिक और मोनोडिक हैं? ऑप्शन आपके पास है लिरिक, बैलेट, ओड, सोनेट। तो कोरिक और मोनोडिक जो होते हैं वो जो है रूप हैं किसके? तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा लिरिक। बाकी लिरिक के बारे में आपको पता होगा कि लिरिक जो होता है किसी भी सॉन्ग्स के जो बोल होते हैं, गीत के बोल को हम लिरिक कहते हैं आम अर्थ में। और यहाँ पे जो होती कोई कहानी हो उसकी भावना व्यक्त करने के लिए संगीत के साथ ही जो गाया जाता है उसे हम लिरिक कहते हैं। लिरिक जो होती है एक छोटी कविता होती है जो आमतौर पर अगर देखा जाए तो कवि की जो व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं उसको हुई जो है लिरिक के माध्यम से वो कहता है। यानी कि गाने के शब्दों में बात यदि की जाती है तो उसे हम लिरिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेट के बारे में भी आपको बताते हैं कि बैलेट जो होता है ये कहानी जो है अक्सर पात्र और जो सेटिंग होती है, प्लाट जो होता है, इसमें गीत जो एक कहानी कहता है एक प्रकार का जो है। और अक्सर ये किंवदंतियाँ जो होती हैं, लोक कथाएँ जो होती हैं, ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं उस पर ये आधारित होती हैं बैलेट। बैलेट में क्या होता है, 4 पंक्तियों के क्वार्टेंस होते हैं और अक्सर जो 4 पंक्तियाँ जो होती हैं ये किससे बनी होती हैं? क्वार्टेन से बनी होती हैं, यानी कि छंद से बनी होती हैं, जिनमें क्या होता है कि दूसरी और चौथी पंक्ति में तुकबंदी होती है। जैसे ABCB करके जो है एक तुक संदर्भ आपको देखने को मिलेगा। अगर बैलेट के प्रकार की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक होता फोक बैलेट, ध्यान दीजिएगा फोक बैलेट होता, और ये बैलेट जो है लेखकों द्वारा जो है लिखे जाते हैं। और इसमें एक दूसरा जो होता है ये होता ब्रॉड साइड वाला बैलेट होता है। ब्रॉड साइड बैलेट जो होता है ये मुद्रित होता है और अक्सर जो समकालीन घटनाओं पे जो कहानियाँ होती है सनसनी खींच करके उसको जो है यहाँ पे दिखाया जाता है। बैलेट में जो है यहाँ पे जो है कभी कभी प्रयोग इसका जो किया जाता है बहुत भावुक प्रेम की, तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। अक्सर जैसे रॉक संगीत, आप पॉप म्यूजिक सुन रहे होंगे तो वहाँ पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बैलेट के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बारे में अगर आपको बताएं तो अगला जो आप देख रहे होंगे ओड जो दिया गया, ओड के बारे में अक्सर आप जो है पढ़े भी होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओड क्या होता है ना, एक प्रकार का जो है ये गेय कविता बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है किसी विशेष विषय वस्तु के सम्मान में जो है लिखा जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, गंभीर स्वर होते हैं अक्सर जो है ओड में। तो ओड में क्या होते हैं, गंभीर स्वर होते हैं और यहाँ पे जो है एक सम्मान होता है और मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रशंसा करना और उसका साथ ही साथ सम्मान भी करना हो चाहिए। इसमें आप अक्सर पढ़े होंगे एग्जाम में, जैसे पूछा जाता है, एक होता है पिंडारी कोड। पिंडारी कोड जो होता है एक ग्रीक कवि जो पिंडार थे उनके नाम पर पिंडारिक ओड जो है ये हुआ है। और इसके बाद एक होता है होरेशियन ओड, होरेटियन बोलते हैं। होरेटियन ओड होता है जो कि रोमन कवि होरेस के नाम पर है। और एक होता है जो इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड क्या होता है, ये 17वीं सदी के पीरियड में जो है आया था, विकसित हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण अगर आपको पता होगा तो एक आता है ओड टू नाइटिंगेल के बारे में आप जानते होंगे, एक ये आता है ओड टू नाइटिंगेल, और एक आता है ओड ऑन ए ग्रेसियन जो है अर्न, जॉन किट्स का है ये दोनों। और एक आप देखते होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का जो देखने को मिलता है इंटीमेशंस करके जो रहता है, इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी वाला जो पार्ट होता है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। वहाँ पे रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड उसे बोलते तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो साहित्य आज के दौर में वहाँ पे ओड जो है
किसी भी ऐसी कविता के लिए प्रयोग करते हैं जहाँ पे किसी विशेष बात की गहरी प्रशंसा करनी हो, तो वहाँ पे इसका जो है डिस्कस जो है किया जाता है। तो ओड के बारे में आशा है कि आप बहुत कुछ जो है समझ गए होंगे कि क्या होता है ओड, और बैलेट के बारे में भी जान गए होंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे एक सोनेट के बारे में आपको पता होगा कि सोनेट क्या होता है। सबसे ज़्यादा 14 पंक्ति आपको याद होगी कि ये 14 पंक्ति की होती है। आमतौर पे यहाँ पे भी जो तुकबंदी देखने को मिलती है, ये भी आपको याद होगा। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो वेस्टर्न जो कल्चर था ना, वहाँ पे सबसे अधिक यानी पश्चिमी सभ्यता में सबसे अधिक क्या हुआ, ये लोकप्रिय हुआ था सोनेट। हमेशा ये 14 पंक्तियों का होता है। राइम स्कीम जो होती है इसकी, मीटर की भी बात अगर यहाँ पे करें तो मीटर जो होता है सोनेट में आमतौर पे जो है आयम्बिक पेंटामीटर जिसे कहते हैं ना, इयाम्बिक पेंटामीटर, इसका प्रयोग किया जाता है। सोनेट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पेट्रोर्चन सोनेट। पेट्रोर्चन सोनेट जो होता है, और इसमें फ्रांसिस के पेट्रोस थे, उसके नाम पे जो पड़ा पेट्रोर्चन सोनेट। यहाँ पे एक आप देखते हैं कि इस रचना जो होती है वो ऑक्टेव होती है, ठीक है। पहली पंक्ति 8 पंक्ति की होती हैं, और तुक योजना जो उसकी बनती है कुछ इस प्रकार की बनती है। तुक योजना जो है ऐसे इसकी बनती है। और एक होती है सेस्टेक। सेस्टेक में क्या होता है, सेट इसको लिखते हैं ऐसे, सेस्टेट लिखते हैं। और सेस्टेट में क्या होता है, 6 पंक्तियाँ जो लास्ट वाली होती हैं उनको ऐसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सी होगा, उसके बाद डी करके जो ये प्रेजेंट करते हैं, या सी डी करके जो है ये होता है। अष्टक क्या होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अष्टक में आमतौर पे क्या होता है ना, एक समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। और षष्टक जो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, षष्टक क्या होता है, यहाँ पे समाधान किया जाता है। तो 8 + 6 क्या होता है, 14 हो जाता है। तो 8 में क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न होता है और यहाँ पे समाधान होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे अगर इसको कहे तो टिप्पणी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात होती है, तो शेक्सपियरियन जो है, शेक्सपियरियन सोनेट आप पढ़े होंगे, या इसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन सुन लीजिएगा, काम आएगा आपको। तुक योजना जो होती है शेक्सपियरियन सोनेट की क्या होती है, ए बी करके इसको पढ़ाया गया है, आप चैनल पे बड़ी वीडियो देख लीजिएगा। और ई एफ करके जो है इसकी तुक योजना बनती है, और जी करके जो है बनती है। यहाँ पे क्या होता है कि चौपाई का जो संदर्भ होता है ना, एक पहलू विकसित करते हैं और अंतिम में निष्कर्ष जोड़ देते हैं, मोटे तौर पर अगर ये समझिए। और सोनेट में जो क्या होता है ना, सौंदर्य की बात हो, प्रेम की बात हो, कला की बात हो, इस चीज़ को जो है व्यक्त किया जाता है। तो आशा है कि आप लिरिक, बैलेड और सोनेट इस एक क्वेश्चन में समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द साउंड ऑफ हॉर्स इज, यानी कि घोड़े की आवाज़ है वो क्या है, कैकल है, हूट है, क्रोक है, या नेय है। तो अक्सर जो घोड़े की आवाज़ होती है वो नेय करके जो ये साउंड निकलते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टीजीटी के पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको भी ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको फिल करना एज ब्लाइंड एज, यानी कि जितना अंधा, तो यहाँ पे ब्रॉस स्टोन डर्ट दिया गया है, और यहाँ पे बैट दिया गया, यानी कि जो राइट हो जाएगा वो चमगादड़ होगा। यहाँ ब्लाइंड एज यहाँ पे फिल करेंगे बैट, चमगादड़। अगला देखते हैं व्हाट इज ए पैराबल, यानी कि दृष्टांत क्या है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही सही होगा कि इट इज़ अ वेरी शार्ट नरेटिव अबाउट ह्यूमन बींग्स प्रेजेंटेड सो एज टू स्ट्रेस the tactic analogy are parallel with a general thesis or lesson that the narrator is trying to bring home to his audience। यानी कि यहाँ कह रहा है कि ये मनुष्यों के बारे में बहुत ही छोटी जो है वो कथा मौन सादृश्य समानांतर पर ये क्या करती है, जोर देती है, और सामान्य थेसिस या कथाकार जो होते हैं दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसको दूसरे अर्थ में समझिए, जो यहाँ पे पैराबल होता है ना, एक संक्षिप्त कथा होती है, शार्ट स्टोरी होती है, ये समझ लीजिए शार्ट होती है। और इसका जो यूज़ किया जाता है ना, नैतिक और आध्यात्मिक के संदर्भ में किया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा दर्शाने के लिए। और यहाँ पे शार्ट नैरेटिव हो गया, एक पहला कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, शार्ट नैरेटिव हो गया, छोटी कहानियाँ होती हैं। दूसरा याद रखिएगा मोरल होती हैं, अथवा क्या होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं, ये आप याद रखिएगा, ये लेसन यहाँ पे मिलता है पैराबल में। और एक यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल होती हैं, ठीक है, और फेमिलियर एलिमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये भी चीज़ याद रखिएगा, अब आप नहीं भूलेंगे, फेमिलियर एलिमेंट होते हैं। और यहाँ पे कुछ जो होता है ना, फिगरेटिव मतलब होता है एक अलंकारिक लैंग्वेज का प्रयोग जो है यहाँ पे किया जाता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो पैराबल के रूप में जैसे कि क्या होते हैं कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक और दार्शनिक परंपराएं होती हैं पैराबल में ही पाई जाती है। उद्देश्य इसका क्या होता है कि जटिल विचार को जो है ना, कोई कम्प्लेक्स क्रिटिकल थोड़ा सा है, उसको सरल और यादगार कहानियों के माध्यम से उसको क्या करना, श्रोता तक पहुँचा देना ही पैराबल होता था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ एन एग्जाम्पलम। यहाँ पे जो एग्जाम्पलम होता है इसके बारे में बताएं, तो ये एक तो पहली चीज़ जान लीजिए कि ये लैटिन शब्द है, ठीक है। लैटिन शब्द में इसका जो एक उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ ए स्टोरी टोल्ड एज ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल थीम इन रिलीजियस sermon। तो यहाँ पे क्या करें कि धार्मिक उपदेश के जो सामान्य विषय के उदाहरण के रूप में बताई गई कहानी को हम एग्जाम्पलम कहते हैं।
एग्जाम्पलम क्या होता है, यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषता के तौर पे जाने तो शार्ट नरेटिव होता है, एक चीज़ ये कॉन्सेप्ट समझिएगा। दूसरा होता है हिस्टोरिकल, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये किसी भी चीज़ को, जैसे धार्मिक चीज़ें हैं ना, धार्मिक बिंदु को क्या करते हैं, चित्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस उदाहरण के तौर पे। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अक्सर जो है रोज़मर्रा की जो सामान्य कंडीशंस होती है उसी के बेस पे ये निर्धारित होती हैं। तो जो मध्य युग का पीरियड था ना, मध्य युग के पीरियड में जो संत होते थे, जिसे पादरी चर्च होते थे, ये कहानी अक्सर क्या करते थे, उसको चमत्कार के तौर पे जो है उसको प्रेजेंट करते थे, उदाहरण देते थे, और उसका उपयोग धार्मिक जो होते थे उसमें पाप उसके परिणाम को व्यक्त करते थे। अक्सर सुनते होंगे, अक्सर आज के दौर में भी लोग ऐसी बातें करते हैं। तो एक चीज़ आप देखेंगे, चौसर का जो था ना, चौसर का द प्राइडर टेल्स जो था, चौसर का जो पार्डनर, चौसर हाँ द पार्डनर था, पार्डनर टेल्स जो था, ये पार्टनर की कहानी जो थी ना, यहाँ पे लालच के खतरों को जो है दर्शाने के लिए जो है ये शामिल किया गया था एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे समझ गए कि नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का जो है प्रभावी ढंग से जो है संप्रेषित करने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब अगला आपको बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे सब में न्यूमोनिया दिया गया, न्यूमोनिया की सही स्पेलिंग क्या लिखी जाएगी, तो आपको बता दें डायरेक्ट की राइट जो हो जाएगा ऑप्शन वो बी होगा। अगला जो है, अगला दिया गया स्वेल्टे, स्वेल्टे की जो स्पेलिंग राइट होगी वो होगी बी वाला, SVELTE होगा। सर्विलांस जो दिया गया इसका मतलब होता है निगरानी करना। अब निगरानी की जो है सही स्पेलिंग आपको जो है पता होनी चाहिए कौन सी, तो वो पहला जो होगा SURVEILLANCE जो है इसकी राइट जो है स्पेलिंग हो जाएगी। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स कॉस्मेटिक इट्स, इसके लिए जो है जो छोटी सी दुकान होती है जहाँ फैशनेबल कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन बेचे जाते हैं, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहते हैं ना बुटीक की दुकान। तो ये स्पेलिंग याद रखिएगा, बुटीक की दुकान की स्पेलिंग जो है ये होगी, उसे बुटीक बोलते हैं जहाँ पे फैशनेबल कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन आदि जो है बेचे जाते हैं, तो उसके लिए शब्द होता है बुटीक। नेक्स्ट है कि इन स्टेट ऑफ टेंशन और एंग्जाइटी, यानी कि तनाव या चिंता, और सस्पेंस या सस्पेंस की स्थिति में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, डिप्रेस्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पे उदास होता है। और ऑन द टेंटर हुक्स मतलब होता है बेचैनी। अभी आप खुद ही गेस करिएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। और यहाँ पे जो दिया गया bewildered जो दिया गया इसका मतलब होता है हैरान। ऑफ माइंड का मतलब होता है दिमाग खराब। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है इन स्टेट ऑफ टेंशन और एंग्जाइटी और सस्पेंस, यानी कि तनाव या चिंता में सस्पेंस की स्थिति में क्या होती है, बेचैनी होती है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बी इन बैड बुक्स, यानी कि बुरी किताबों में होना का मतलब यहाँ निकालना है टू बी रिटन इन अ बैड इंक, यानी कि खराब स्याही से लिखा जाना। टू बी रिटन इन बैड राइटिंग, खराब लिखावट में लिखा जाना। टू बी बैड इन समवन एज आइज, किसी की नज़र में बुरा होना। टू हेट बैड बुक्स, यानी कि बुरी किताबों से नफरत करना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी इन बैड बुक, बुरी किताबों में होना का तात्पर्य हो जाएगा कि किसी की नज़र में क्या होना, बुरा होना। टू बी बैड इन समवन एज आइज। अगला आपको यहाँ पे बताना कि जो मीनिंग है गिवन वर्ड की सेम मीनिंग आपको बतानी। तो अगला दिया गया स्वाद, स्वाद का मतलब क्या होता है, ये देखिए स्वाद जो होता है इसका मतलब तो एक आप समझ लीजिए बैंड होता है, बैंड होता है, या इसे हम टुकड़ा भी कह सकते हैं। टुकड़ा मतलब क्या होता है कि इसे हम टुकड़ा के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे पट्टी का शब्द का भी प्रयोग करते हैं जो बांधी जाती है। तो स्वाद का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या, क्योंकि मूल शब्द जो है ये अंग्रेजी के स्वाथे से आया है, ठीक है, इससे ये आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि स्वैप जो अंग्रेजी शब्द में क्या होता था, SWAEP करके जो होता था उसी से ये आया, जिसका अर्थ होता है लगभग ऐसा ही। तो यहाँ पे स्वाद का मतलब जो हो जाएगा टू रैप, यानी कि पहला हो जाएगा, इसका मतलब होता है लपेटना या बांधना, ठीक है। इसका मतलब जो होगा जो यहाँ पे दिया गया है इसका मतलब हो जाता है प्रदर्शित करना। और कंप्लेन का मतलब समझ रहे हैं शिकायत करना हो जाएगा। प्रिपेयर का मतलब समझ रहे हैं तैयार करना। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पहला हो जाएगा। अगला दिया गया पेक्युलेट, इसका मतलब होता है गमन करना, ठीक है। पेक्युलेट का मतलब होता है गमन करना। आपको सेम मीनिंग बतानी यहाँ पे। तो जो टू इन्फर दिया गया, तो टू इन्फर का मतलब होता है यहाँ पे अनुमान लगाने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये नहीं होगा। अब टू एम्बेजल जो होता है इसका मतलब होता है गमन करना। अब टू अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। और टू फ्लो का मतलब होता है बहना। तो आप राइट ऑप्शन समझ गए कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा। लेकिन पेक्युलेट शब्द के बारे में अगर बात करें तो ये जो शब्द आया वो पेक्युलेरी से आया है, जिसका मतलब होता है राज्य का जो धन वगैरह होता है उसका गमन करना या चोरी करना से ये शब्द की उत्पत्ति हुई। आमतौर पर लैटिन शब्द में क्या होता है कि इसका प्रयोग किया जाता है पिक्यूलेटस के रूप में, यानी कि पिक्यूलेटस जो होता है लैटिन में ऐसे लिखा जाता है पिक्यूलेटस, और इसी से ये आया है पिक्यूलेरी बन के। तो यहाँ पे जो है निजी संपत्ति के तौर पे भी इसका प्रयोग करते हैं पिक्यूलियम का।
तो लैटिन क्रिया में जो पेक्युलरी का अर्थ है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गमन करना। ठीक है, अगला दिया गया क्रोचटी। क्रोचटी का जो यहाँ पे अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बदमिजाज। आप समझ गए, बदमिजाज इसका अर्थ होता है जो दिया गया यहाँ पे क्रोचटी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि थोड़ा जो से कोई सनकी व्यक्ति हो या झक्की हो तो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। सेम मीनिंग जो है अगर आपको यहाँ पे पता करनी है तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, क्विक टेम्पर्ड हो जाएगा, यानी कि जल्दी गुस्सा करने वाला। बाकी स्मार्ट का मतलब चतुर होता है, मीक का मतलब होता है नम्र होता है, और इसका मतलब जो होता है विनम्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्रोचटी का मतलब होता है कि थोड़ा सा सनकी हो, झक्की हो। नेक्स्ट देखते हैं, अगला दिया गया है पेकिस। और पेकिस का मतलब यहाँ पे आपको पता करना था, जैसे भूख लगना या कुछ खाने की जब इच्छा होती है ना तो उसके लिए पेकिस शब्द का जो है प्रयोग करते हैं, यानी कि उसको अपनी कनिक अलग भावना से व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको राइट ऑप्शन दिख रहा होगा डी, हंग्री मतलब भूख लगना। यहाँ पे पेकिस का मतलब होता है हल्की भूख का महसूस करना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला यहाँ पे बताना है कि जो अपोजिट मीनिंग प्रैंक का मतलब सभी को पता होगा शरारत करना, तो इसका मतलब होता है स्पॉइल स्पॉट हो जाएगा, राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। कैडावेरियस मीन्स क्या होगा, इसका राइट जो हो जाएगा वो एमिसिएटेड हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। और कैमोफ्लाज जो होता है, कैमोफ्लाज मतलब होता है छलावरण करना, और छलावरण का पहला हो जाएगा यहाँ पे। अब मीनिंग बतानी अपोजिट में, इसलिए एक्सपोज होगा, तो ये टीन का एक्सपोज हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब देखते हैं अगला कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि छोटे रंगीन झंडों का जो संग्रह होता है ना उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं बंटिंग। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बंटिंग कहते हैं। ट्रूप का मतलब होता है मंडली होता है, वोलेप्चुरी मीन्स होता है स्वैच्छिक होता है, तो इसलिए बंटिंग यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, जो कि कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग इज कॉल्ड, यानी कि छोटे रंगीन झंडों के संग्रह को हम बंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट करेंगे द स्टडी ऑफ द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द स्पीकर। यहाँ पे पूछ रहा है वक्ता के इच्छित अर्थ का अध्ययन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे अगला जो दिया गया सेमेंटिक्स मतलब होता है शब्दार्थ, और कंप्रहेंशन मीन्स होता है समझ, एटिमोलॉजी मीन्स होता है व्युत्पत्ति। तो यहाँ प्रैग्मेटिक्स हो जाएगा, यानी कि व्यवहारिकता जो होगी, वक्ता के इच्छित अर्थ का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स, यानी कि व्यवहारिकता। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ इडियम्स दिए गए, यानी मुहावरे दिए गए, आपको बताना टू थ्रो अप द स्पंज, यानी कि स्पंज फेंकने का मतलब यहाँ पे आपको बताना क्या होगा। तो इसमें जो दिया गया टू अपोज, डिसल्यूट, टू अनडू, टू गो टू डिस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा राइट ऑप्शंस। अगला है, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है बेगर्स डिस्क्रिप्शंस, यानी कि भिखारी के वर्णन के अर्थ में क्या करते हैं। यहाँ पे बाई चांस या बियॉन्ड डिस्क्रिप्शंस, लेस डिस्क्राइब्ड, पोरली डिस्क्राइब, यानी कि यहाँ पे खराब वर्णित निष्क्रिय निर्माण, और यहाँ पे हो जाएगा बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, यानी कि वर्णन से परे, यानी कि एक भिखारी बहुत है उसका क्या वर्णन कर ही सकते हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट लगाइएगा, वर्णन से परे उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, वो इतना भिखारी है। तो बेगर्स डिस्क्रिप्शंस का मीन्स हो जाएगा बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव जो है कंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पैसिव कंस्ट्रक्शंस में आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो है क्या होगा, द पावर्ड वाटर ऑन अस। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम पर पानी जो है डाला दे, तो यहाँ पे हम पर पानी डाला। अब यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में मतलब एक्टिव का मतलब होता है कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सक्रिय होता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, संरचना इसकी जो बनती है वो सब्जेक्ट के साथ क्या लगते हैं, यहाँ पे वर्ब लगता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये आप समझ गए कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत ये होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो राम राइट्स अ लेटर हो गया। तो अब यहाँ राम राइट्स अ लेटर, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वो लिखने की क्रिया कर रहा है तो लिखना हो गया। तो आप समझ गए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एक्टिव वॉइस होता है, तो कृतवाच्य होता है। पैसिव वॉइस की अगर बात करें थोड़ा सा, तो ये क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, कर्मवाच्य के अंतर्गत क्या होता है, प्रधानता किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है, यानी कि कर्म की प्रधानता दी जाती है। लेकिन यहाँ पे याद है कि कर्ता के द्वारा जो है की गई क्रिया का प्रभाव क्या पड़ता है, वो कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कर्म का प्रयोग करेंगे प्लस टू बी का प्रयोग करेंगे, यानी कि सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो है क्रिया का जो है थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर उसके बाद जो है कर्ता, यानी कि ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करिएगा, फिर टू बी का फॉर्म प्रयोग करिएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करिएगा वर्ब का, प्लस बाई लगाइएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का बन जाएगा। अब यहाँ पैसिव पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर वाज पर्ड ऑन अस, यानी कि हम पर पानी डाला गया। तो यहाँ पे जैसे कहा गया है, तो जो आपको पैसिव वॉइस जो है इसी सेंस पे आप पकड़िए, ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और एक्टिव वॉइस का क्या बनेगा। अब अगला देखते हैं,
अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट पोजीशन का प्रयोग करना है तो आई हैव ए प्रॉब्लम, आई कैन नॉट स्लीप, मुझे एक समस्या है, मैं रात को सो नहीं सकता। तो यहाँ पे आई कैन नॉट स्लीप नाइट है तो कौन सा लगेगा यहाँ पे, तो आपका प्रयोग करेंगे एट का प्रयोग कर लेंगे, एट नाइट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे एट का। थोड़ा सा आपको प्रीपोजिशन के बारे में भी बता दें, एक आउटलाइन आप ध्यान। प्रीपोजिशन का मतलब समझिएगा संबंधवाचक, ठीक है। संबंधवाचक शब्द जो होता है तो संबंध जो व्यक्त करेगा उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, तो इसके पहले का प्रयोग जो किया जाता है प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है यहाँ पे कहते हैं। कुछ होते हैं जैसे इन होता है, बिसाइड होता है, अंडर होता है, इन फ्रंट ऑफ होता है, इस प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं प्लेस के लिए। अगर समय के लिए प्रीपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे एट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इन हो जाएगा, जो महीना वगैरह होता है, बिफोर होता है, पहले के प्रयोग में करते हैं। उसके बाद सिंस का प्रयोग करते हैं, ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं, ये टाइम के लिए हम प्रयोग यहाँ पे करते हैं इसका। उसके बाद अगर दिशा की बात की जाएगी प्रीपोजिशन में तो फिर प्रयोग करेंगे टू का, फ्रॉम का, यानी कि टू का मतलब को हो जाता है, फ्रॉम का मतलब से हो जाएगा। अक्रॉस का भी प्रयोग करते हैं दिशा के लिए, अक्रॉस का मतलब हो जाता है के पार, ठीक है। यहाँ पे एक डाउन का भी प्रयोग करते हैं, डाउन का प्रयोग होता है नीचे के लिए करते हैं, अप का मतलब होता है ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आपके बाद आप का प्रयोग होता है जो अन्य संबंध व्यक्त करना होता है, तो वहाँ पे हम क्या क्या प्रयोग करते हैं उसको बता दें। आप का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का मतलब होता है द्वारा, और आप का मतलब होता है का। फार का प्रयोग करते हैं, फार का मतलब होता है के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से जो है प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन के अगर प्रकार की बात करें, एक नज़र डाल लें, तो एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरा क्या होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा क्या होता है कि फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है, शब्दों का एक समूह दिया होता है, समूह होते हैं प्रीपोजिशन की तरह, जैसे इन स्पाइट आप बोलते हैं ना, इन स्पाइट आप, तो ये हो गया प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया। सिंपल वाले प्रीपोजिशन में क्या करते हैं कि जैसे इन, एन, ऑन का प्रयोग करते थे, ये सिंपल हो गया। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं कि इन फ्रंट ऑफ, ये हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन, बिकॉज ऑफ, ये हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आप समझ के 3 प्रकार के प्रीपोजिशन होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कह रहा है कि द न्यू बेकरी नियर माई हाउस ओपन, यहाँ पूछा जा रहा है कि मेरे घर के पास एक नई बेकरी जो है हर दिन जो है 7 बजे खुलती एवरीडे। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, तो इसका प्रयोग होगा एट का। समय का बात करें तो यहाँ पे एट 7 AM एवरी डे, मेरे घर के पास की नई बेकरी हर दिन सुबह 7 बजे खुलती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया राइट जो पंक्चुएट किया गया, यानी कि विराम चिन्ह, इसका मतलब होता है विराम चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कौन सा राइट होगा। तो आपको बताया कि यहाँ पे कह रहा है कि वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वेयर स्लीपिंग, यानी कि जब मैं खाना बना रहा था, तो वाइल यहाँ पे प्रयोग किया गया, वाइल के बाद ये लगा दिया गया कि पंक्चुएट कर दिया गया, तो वाइल अलग कर दिया गया, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वेयर स्लीपिंग, तो यहाँ पे भी तो कुछ का प्रयोग किया ही नहीं गया है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी, यानी कि जब मैं खाना बना रहा था, हर ब्रदर एंड द कैट वेयर स्लीपिंग, तो बच्चे का भाई और बिल्ली क्या करते, सो रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी पंक्चुएटेड का हम प्रयोग करते हैं, विराम चिन्हों का जब प्रयोग करते हैं, तो विराम चिन्ह में अल्प विराम प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग जो है किया जाता है। इसको लिखने के लिए क्या होता है, एक तरीके का जो प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं पंक्चुएट। आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पंक्चुएट आप इसके बाद भूलेंगे नहीं, बस यही सी में क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका मतलब होता है विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं जब किसी अन्य पहलू के बारे में जानना चाहेंगे, यानी कि जो पंक्चुएटेड शब्द की किसी अन्य पहलू के बारे में जानते हैं तो उसे हम कहते हैं पंक्चुएटेड। अब क्या कहते हैं, अच्छी तरह से जो विराम चिन्ह जो है वाक्य को समझने में आसानी होती है जब लगाया जाता है। अगर खराब तरीके से विराम चिन्ह लगाया गया है तो वहाँ पे समझने का क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि वाइल आई वॉज कुकिंग। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब मैंने खाना बना रहा था, वाइल आई वॉज कुकिंग, तो ये क्लियर हो गया एक सेंटेंस। द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वेयर स्लीपिंग, तो यहाँ पे वाई आई वॉज कुकिंग, तो यहाँ की जब मैं खाना बना रहा था तो बच्चे का भाई और बिल्ली सो रहे थे, तो इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। बट यहाँ पे देख रहे हैं वाई आई वॉज कुकिंग द बेबी, अब इसमें कह रहा है जब मैं खाना बना रहा था, तो इस सेंटेंस में द बेबी का प्रयोग जो है इसके देखिए यहाँ पे किया गया, इसलिए जो है आपको यहाँ पे पंक्चुएट सही किया गया। तो पंक्चुएट का मतलब यही दर्शाने के लिए किया जाता है पंक्चुएटेड में कि प्रवाह जो हो शब्दों का विराम चिन्हों का सही हो ताकि समझने में आसानी हो। अगला जो दिया गया स्पेल्ड वर्ड जो करेक्टली वो चेक करना, तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए जो है अगर आपको लगता है कि इसको भी डिस्क्राइब की जरूरत तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर आगे की वीडियो में उसको भी डिस्क्राइब की। यहाँ डायरेक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भी जो राइट हो जाएगा वो फला हो जाएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में यहाँ पे पूछा, योर अराइवल में सरप्राइज हर,
तो इसका ऊपर डिस्कस किए गए एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। तो यहाँ पूछ रहा है योर अराइवल में सरप्राइज हर, यानी कि कह रहा आपके आगमन से उसे आश्चर्य हो सकता है। तो कह रहा कि सी मे बी सरप्राइज एट योर अराइवल, पहला सही हो जाएगा, आपके आगमन पर उसे आश्चर्य हो सकता है। अगला कि दैट बकेट कंटेन्स वाटर, यानी कि उस बाल्टी में पानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर इज कंटेंट इन दैट बकेट, यानी कि उस बाल्टी में पानी है। नेक्स्ट है कि समवन पिक्ड माई पॉकेट, यानी कि किसी ने जब मेरी जेब काटी, तो मेरी जेब काटी का मतलब होगा माई पॉकेट वॉज पिक्ड। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा जो है ये बी वाला हो जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, ही सेड टू सीता डो नॉट मेक अ नॉइज। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो है उसने सीता से कहा शोर मत करो। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा कि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष कोई कथन स्टेटमेंट दिया गया उसे डायरेक्ट कहते हैं, यानी कि यहाँ पे वक्ता के द्वारा जो वास्तविक शब्दों में बिना किसी बदलाव के जो है इन्वर्टेड कामा के भीतर रखते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वक्ता का परिचय जो होता है उसमें किसी प्रकार के जैसे कि पंचुएट का बात के उसको विराम या चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि डू नॉट मेक अ नॉइज, चुप रहो, मैंने उनसे या सॉरी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा कि शोर मत करो, डू नॉट मेक ए नॉइज। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा कि ऑप्शन के तौर पे यहाँ पे बात करें तो ही ऑर्डर्ड सीता नॉट टू मेक ए नॉइज, ये वाला भी सही हो जाएगा। अगला जो इसमें सही होगा वो होगा कि ही फॉरबेड सीता टू मेक अ नॉइज। तो यहाँ पे दोनों जो है सही हो जाएंगे, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, वो अप्रत्यक्ष कोई स्टेटमेंट होता है उसके लिए इनडायरेक्ट का प्रयोग करते हैं। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि वक्ता हो जाएगा, उसके बाद संयोजक के तौर पे दैट का प्रयोग जो करते हैं वो कर देंगे, इफ का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब भी आप बदलें तो उसमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान दें कि जो उद्धरण है चिन्ह जो होते हैं ना उसे हटा दीजिएगा, और संयोजक जो होते हैं दैट वगैरह का प्रयोग करिएगा, इफ़ का प्रयोग करिएगा, वेदर का प्रयोग करना है, जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग प्रयोग करना। उसके बाद जो है प्रोनाउंस जो होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं, श्रोता यानी कि अनुसार उसके श्रोता के अनुसार जो है वहाँ बदलता है। अब यहाँ पे टेंस जो होते हैं आमतौर पे जो है बदला कहाँ कहाँ जाता है, तो प्रेजेंट का होगा वो पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर हुआ तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट सिंपल का क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, फ्यूचर अगर सिंपल दिया गया है तो ये कंडीशनल होता है वुड का प्रयोग जैसे करके, तो वहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा। समय को यदि दर्शाना है नाउ की जगह रहेगा तो उसे देन का प्रयोग करेंगे, हियर है तो वहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे, टुडे है तो टुडे की जगह दैट डे का प्रयोग करेंगे, और अगर मान लीजिए टुमारो दिया है तो टुमारो के लिए यहाँ पे हम प्रयोग क्या कर देंगे, द नेक्स्ट डे का प्रयोग करेंगे। इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए एस्टरडे दिया गया है तो एस्टरडे के लिए क्या करते हैं हम प्रयोग, द प्रीवियस डे का हम प्रयोग करते हैं एस्टरडे के लिए। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके बारे में बताऊँ। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम लेके बताते हैं कि ही सेड, यहाँ से आपको क्लियर होगा कुछ, ही सेड आई एम बिजी। ये सेंटेंस आपको डायरेक्ट में बोला गया, ही सेड मैं व्यस्त हूँ, वो बोला कि मैं व्यस्त हूँ। अब यहाँ पे क्या कहा, इनडायरेक्ट में अगर कहा जाए कि उसने कहा कि वह व्यस्त था, तो यानी कि हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज बिजी। तो ये इनडायरेक्ट हो गया और डायरेक्ट आपको देखे ही हैं। इस प्रकार से जो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अगला देखते हैं। नेक्स्ट करा कि बी क्वाइट, चुप रहो, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा। अब यहाँ भी क्वाइट करा, आई सेड टू देम करा, इसको भी चेंज करना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, मैंने उनसे चुप रहने के लिए कहा। नेक्स्ट है कि एंजल सेड टू टेस, यानी कि एंजल ने टेस से कहा मे यू प्रॉस्पर, यानी कि तुम समृद्ध हो। तो राइट यहाँ पे जो एंजल विश्ड दैट टेस माइट प्रॉस्पर, यानी कि एंजल की इच्छा थी कि टेस समृद्ध हो। अगला जो है फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो पड़ी है चैनल पे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, 2 बार देख लीजिए। फिगर ऑफ स्पीच आपका गलत नहीं हो सकता, पूरी कंप्लीट वीडियो मास्टर वीडियो पड़ी है, उसके बाहर से कोई भी फिगर ऑफ स्पीच नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे टिक करेंगे कौन सा होगा। द गर्ल इम्प्रिजन इन द टावर ऑफ स्टैमर, यहाँ पे कहा जा रहा है हकलाने की मीनार में कैद लड़की का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेटाफर। ठीक है। अगला कह रहा है कि होप इज ब्राइट व्हेन इट डॉन फॉर फियर, तो इसमें कह रहा है डर से आशा की किरण जगी है, तो यहाँ पे भी होगा क्या, मेटाफर का प्रयोग हो जाएगा। मेटाफर का मतलब रूपक होता है, आप समझ रहे होंगे, टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मुसीबतों के सागर के खिलाफ हथियार उठाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, मेटाफर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इरर भी पूछा जाता है, जैसा हु बहु आपको, जैसा कि टीचर्स में आप देख रहे थे ना, हु बहु जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते सेम एज इट इज आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस प्रकार की आपको सीरीज कंटिन्यू मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब कर लें। ग्रामर बिल्कुल नहीं जानते हैं, आई एम श्योर कि आप पूरा ग्रामर अच्छे से समझ जाएंगे, विद इन एग्जाम तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा और भेजे में दिमाग में बैठा दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए बस पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि डिस्क्राइब करना होता है, अगर आप कहेंगे तो डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो वीडियो छोटी भी हो जाएगी। आपको जो भी विचार होगा वो कमेंट में आप पिन जरूर करिएगा। तो यहाँ पे अब इरर भी पूछा जाता है,
अभी कह रहा है आई एम श्योर दैट, मुझे यकीन है कि नाइदर शेखर नॉर हिज पेरेंट्स, यानी कि न तो शेखर न ही उसके माता पिता इस मेंबर ऑफ है एमवे, यानी कि उसके माता पिता एमवे के सदस्य हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो क्या इसमें कोई त्रुटि है? तो यहाँ पे सबसे अधिक ये जानिएगा कि राइट जो सी वाला होगा। अगला है, ए साइकोलॉजिस्ट इन द लास्ट सेंचुरी डिमॉन्स्ट्रेटेड द एवरीबॉडी इज ए पेशेंट ऑफ न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का रोगी है, मतलब पिछली सदी में एक मनोवैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया कि हर कोई जो है न्यूरोसिस का रोगी है। तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर में आपको रखना, इट इज़ अ रूल, यहाँ पे क्रम को व्यवस्थित करना, यह एक नियम है। ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यह एक नियम आपको उसको सीक्वेंस में बैठाना है, हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही गेस करिए कौन सा। बाय एनीवन एंड एडमिट, यानी कि जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, दैट मस्ट नॉट स्वीकार किया जाता है, ऑफ नो वेरिएशन, जिसका उल्लंघन, बी वायलेटेड, नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सीक्वेंस में आपको बैठाना है। तो यह एक नियम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इट इज़ अ रूल की बात करें कि यह एक नियम है। क्या नियम है? मतलब यह एक नियम स्वीकार किया जाता है। तो स्वीकार कहाँ के, दैट मस्ट नॉट, स्वीकार किया जाता है, वी वायलेटेड, नहीं किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाता है नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद हो जाएगा बाय एनीवन एंड एडमिट, जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, और अगला हो जाएगा जिसका उल्लंघन। तो यहाँ पे हो जाएगा QSPR, राइट डी हो जाएगा। अगला भी सीक्वेंस में आपको बताना कि एजुकेशन इज, शिक्षा जो है, आप द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, से जिम्मेदारियों की उचित समझ, द फर्स्ट नीड, एक नागरिक में, इन ए सिटीजन्स, एक नागरिक में, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि द फर्स्ट नीड, और दूसरा कह रहा है फॉर द डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है ये क्या होगा। तो जिम्मेदारियों की समझ के लिए जो है, विकास के लिए पहली आवश्यकता है, एक नागरिक में जिम्मेदारियों को उचित समझ है। तो यहाँ पे आपको बैठाना है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा QSPR, यानी कि द फर्स्ट नीड, उसके बाद फॉर द डेवलपमेंट, उसके बाद आएगा आप द प्रॉपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा QSPR। तो आप देख रहे थे TGT इंग्लिश तक पे ग्रामर का एकदम गेस्ट पेपर हूबहू एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा, एक एक टॉपिक का, यानी कि जो सिलेबस है उस टाइप के क्वेश्चंस को रख के एक गेस्ट पेपर जो है तैयार करके आप तक उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड को, और जो कमेंट में आपके अगर कोई क्वेश्चन उसको जरूर पिन करिएगा। अगर थोड़ा बहुत कहीं एरर आपको दिखता है तो उसको जरूर करेक्ट करिएगा, ताकि अगले तक करेक्ट पहुँच सके। थोड़ा सा प्रयास करिएगा। बाकी आपको कौन सी वीडियो कैसी चाहिए वो उसका आप पिन कर सकते हैं। परीक्षा के ओरिएंटेड आपको ग्रामर की सीरीज आपको जितनी होगी उतनी ईजी वे में बताई जाएगी, ताकि ग्रामर अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो विद इन 2 मंथ में ग्रामर को एक एक पॉइंट, जो एग्जाम का सिलेबस है उसी के अनुसार की बात कर रहे हैं, इधर उधर की नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको रिसर्चर नहीं बनाना है, ना आपको मास्टर बनाना, बस सिर्फ आपको कंपटीशन क्वालिफाई करने की ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी TGT इंग्लिश तक के प्लेटफॉर्म पे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।